दर्शकों नमस्कार। खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खेल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त करते हैं और आज खेल जगत कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो रोमांच के साथ साथ रफ्तार से भरा हुआ है। ये खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का हिमाचल में भविष्य कितना उज्जवल है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी हम प्राप्त करेंगे मिस्टर लखनपाल जी से। और हम आपको बता दें, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट से कोच भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी खेल परिसर में ये टेबल टेनिस के कोच के पद पर कार्यरत भी हैं। तो सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहेंगे। और अभी लखनपाल जी, टेबल टेनिस जो है एक इंडोर गेम है और किसी भी खेल के बारे में अगर हम बात करें तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें, तो जो इंटरेस्ट है वो अपने आप डेवलप हो जाता है और उसमें हम बहुत कुछ खास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे टेबल टेनिस के बारे में। टेबल टेनिस जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं कि सोचते हैं कि चाइना हमेशा से डोमिनेट कर रहा है टेबल टेनिस में जी। तो लोग सोचते हैं कि इसका ओरिजिन भी चाइना से है, पर ऐसा नहीं है। ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, जो कि यूके के विक्टोरियंस थे जो उन्होंने स्टार्ट किया था जी। और ये रिक्रिएशन के लिए स्टार्ट किया गया था कि वो डिनर के बाद जो रिक्रिएशन के लिए करते हैं, तो रिक्रिएशन के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया जी। उसके बाद डिनर के बाद उन्होंने खेलना स्टार्ट किया डाइनिंग टेबल्स पे, जिसमें वो बुक्स या नोटबुक्स बीच में रख के नेट का यूज करते थे और शैंपेन्स की जो कॉर्क होती है, जो कि उनका ऊपर का कैप होता है, उसको बॉल की तरह यूज करते थे और सिगार बॉक्सेस के जो लिड होते हैं बॉक्सेस, उसको वो रैकेट की तरह यूज करते थे जी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये डेवलप होती रही गेम जी, तो उसके बाद जो टेबल टेनिस की बॉल की आवाज होती है खेलने की, उससे इसका नाम पड़ा पिंग पोंग जी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा, पैडल्स आए, बॉल्स आई सेलुलॉइड की। तो 1927 में पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है ये लंदन में और 1988 में इसको ओलंपिक्स में दर्जा दिया गया टेबल टेनिस को जी। और उसके बाद अब तो आपको पता है कि बहुत ही रिनाउंड गेम हो चुकी है और मोर देन 57 नेशंस इसको खेल रहे हैं ओलंपिक्स में जी, जी, जी। और हमारे इंडिया के भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स अब हैं जो इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग और इंडियन रैंकिंग तो टॉप है ही जी, जी, और वर्ल्ड में भी रैंकिंग में काफ़ी अच्छा चल रहे हैं जी। ये बहुत ही गर्व की बात है और अब जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। तो टेबल टेनिस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि हिमाचल में अगर बात की जाए तो भविष्य कितना उज्जवल दिख रहा है, लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस गेम में। हिमाचल प्रदेश में टेबल टेनिस बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है अब धीरे धीरे जी। जब 15 साल पहले की बात बताऊंगा, 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना कोई ना टूर्नामेंट्स थे, ना ही कोई इतना मोटिवेशनल कोई चीज़ थी जिसके लिए लोग खेलने के मतलब टेबल टेनिस में इंटरेस्ट ले आए करे। पर अब मौजूदा टाइम में जैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेबल टेनिस की वजह से, या कोई भी स्पोर्ट्स आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और काफ़ी आगे नेशनल इंटरनेशनल में प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्टाइफंड्स हैं काफ़ी एसोसिएशन से, और एसोसिएशंस बहुत प्रमोट कर रही है टेबल टेनिस को। जैसे कि मैं हिमाचल की बात करूंगा तो हिमाचल में अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस का कोई टूर्नामेंट होता है तो हमारी एक रैंकिंग और एक डिस्ट्रिक्ट मेजर चैंपियनशिप्स होती हैं, तो उसके पॉइंट्स जुड़ते हैं। उसके बाद जो भी प्लेयर टॉप 5 प्लेयर होंगे वो शिमला को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट में जी। वैसे ही स्टेट एसोसिएशंस का है, स्टेट में हमारे 5 टूर्नामेंट्स होते हैं अब, जिसमें एक स्टेट चैंपियनशिप है और 4 रैंकिंग टूर्नामेंट्स है। उसमें से एक हॉट वेदर टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जिसमें पूरा नॉर्थ इंडिया पार्टिसिपेट करता है जी। तो इनके पॉइंट्स हमारे जुड़ते हैं टोटल। जो स्टेट और हॉट वेदर टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जो हॉट वेदर है नॉर्थ जोन, उसके 1.5 गुना पॉइंट है नॉर्मली और स्टेट के डबल पॉइंट है। जो ये सब पॉइंट्स जुड़ेंगे उसके बाद जो टॉप 5 प्लेयर्स निकलेंगे हर इवेंट में, जो हमारे इवेंट वाइज टेबल टेनिस होता है, अंडर 11, अंडर 13, 15, 17 और 19, और उसके बाद मेंस और वुमेन्स ओपन कैटेगरी। तो उसमें जो टॉप 5 प्लेयर्स होंगे वो आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल चैंपियनशिप्स में। तो काफ़ी प्रमोट कर रही है एसोसिएशन जो 5 टूर्नामेंट करा रही है साल के। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम जाते थे टेबल टेनिस, जब मैं खेलता था आज से कोई 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था खेलना, तो अभी मैं लास्ट ईयर भी स्टेट टीम में था टेबल टेनिस की, लास्ट ईयर ही मैंने एज अ कोच ज्वाइन किया है। तो हम सब लोग जब पहले जाते थे तो हमें स्लीपर क्लास में जाना पड़ता था, चाहे हम जितनी मर्जी ठंड में जाएं। तो अब हमारी एसोसिएशन ने इतना प्रमोट कर रही है प्लेयर्स को, तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे कैडेट के प्लेयर्स हों चाहे मेंस के प्लेयर हों, तो सब 3rd AC में ट्रेन में अब ट्रैवल करके जाते हैं टूर्नामेंट के लिए जी।
और वहाँ पे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है रुकने की, सब कुछ। और आपका फिर आगे की बात करें हम जॉब की, कि अगर आप नेशनल में जॉब से पहले आपको थोड़ा रुकना चाहूँगी मैं अभय लखनपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेट एसोसिएशन का वर्क तो आपने बता दिया कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो खिलाड़ी हैं हमारे उन्हें दे रही है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने किस तरह की स्कीम्स चलाई हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो वो थोड़ा बताइए। गवर्नमेंट का तो मैम 1 साल का एड होता है जो आपको ग्रांट देते हैं, जो भी आप टूर्नामेंट्स स्टेट कराएगी तो वो उनको एनुअल रिपोर्ट और सब कुछ सबमिट करवाती है गवर्नमेंट को, जो हमारा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है डायरेक्टरेट। और वहाँ से आपको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की एड मिलती है। वो गेम की ग्रेडिंग के हिसाब से है, तो 1.5 लाख रुपए की वो हेल्प देते हैं आपको हर साल सारे टूर्नामेंट्स कराने के लिए। बाकी गवर्नमेंट का ऐसा है कि जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अवार्ड्स रखे हैं, जैसे कि हिमाचल का सबसे बड़ा अवार्ड परशुराम अवार्ड है। वो जो भी आपके प्लेयर्स जो टॉप के प्लेयर्स हैं तो वो परशुराम अवार्ड उनको उससे सम्मानित करते हैं। और गवर्नमेंट बाकी आपकी हेल्प, जो भी आप अगर कोई मेजर टूर्नामेंट करा रहे हैं जैसे नेशनल चैंपियनशिप करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी फाइनेंशियली हेल्प करती है। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 15 साल हुए हैं आपको इस फील्ड में आए हुए, तो आपका जो ये सफ़र रहा, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कितना रोमांच से भरा रहा आपका सफ़र, और कैसे कैसे आप एक स्तर को पार करके दूसरे स्तर तक पहुँचे? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं बताना चाहूँगा, हम क्रिकेट खेलते थे रिज पे जी। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बना कि स्टेडियम है, स्टेडियम में जाके मैंने खेलना स्टार्ट किया। और लकीली मैं जिस स्टेडियम में मैंने खेलना स्टार्ट किया, जिस हॉल में मैंने खेलना स्टार्ट किया, आज उसी हॉल में मैं कोच हूँ। उसी हॉल में मैं और बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ या आगे के लिए हेल्प कर रहा हूँ कि उनके भविष्य के लिए। तो खेलना धीरे धीरे डेवलप हुआ, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेले, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जीते। उसके बाद जब किसी भी बच्चे को मोटिवेशन यही होता है कि जब उसे प्राइज़ मिलता है या कोई उसे वो प्रेज़ करता है तो उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा इंटरेस्ट, तो खेलते रहे। फिर स्कूल के टूर्नामेंट्स खेले, तो स्कूल के टूर्नामेंट्स के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स खेले, तो धीरे धीरे डेवलप होता रहा इंटरेस्ट, तो मैं खेलता रहा। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने NIS का डिप्लोमा कोर्स किया पटियाला से, जो कि लास्ट बैच था पटियाला का। फिर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे आया मैं वापस, और मुझे इंदिरा गांधी खेल परिषद में टेबल टेनिस कोच की जॉब मिली। तो अब मैं वहीं पे, मतलब लास्ट सितंबर में मैंने ज्वाइन किया है, तो अभी 1 ही साल हुआ है जी। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 2 प्लेयर हैं जो इस बार जो कैडेट टीम है उसमें 2 प्लेयर्स मेरे रिप्रेजेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश को जी, अभी आने वाले टाइम में केरला में जी। तो बहुत ही खुशी की बात है हिमाचल के लिए, और एक कोच के लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत खुशी होती है जब उनके जो खिलाड़ी हैं वो किसी बड़े स्तर पर खेलते हैं और प्राइज़ जीत कर लाते हैं। आप जब इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में एज अ ट्रेनर कहें या फिर आप एक खिलाड़ी के तौर पर सीख रहे थे, तो बहुत सी कमियां लगती हैं कि हाँ इन चीज़ों की कमी है और काश अगर ये होती तो हम और भी आगे जा सकते थे। तो तब से लेकर अभी तक वहाँ पर ट्रेनिंग में या किसी और चीज़ में बदलाव आया है या और चीज़ों की ज़रूरत है? ज़रूरत तो देखो मैम रहेगी शिमला में, क्योंकि ऐसा है हमारे को जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी गेम में, इंदिरा गांधी खेल परिषद में किसी भी पर्टिकुलर गेम में, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हॉल्स का जी। कि हर गेम के लिए कोई बड़ा हॉल चाहिए जिसमें जैसे अब टेबल टेनिस की बात करूंगा तो कम से कम 8 या 10 टेबल जिस हॉल में लग सके। तो अभी मेरे पास इंदिरा गांधी खेल परिषद में दो टेबल लगाने की जगह है। पर जब हम खेलते थे तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो थी। अब लाइट्स का जो फ्लोरिंग है, जो वॉशरूम्स है, जो भी मेजर चीज़ें एक बच्चे को चाहिए, चेंजिंग रूम्स हैं, टेबल्स की क्वालिटीज़ है, बॉल्स है जो हमारे को इंदिरा गांधी खेल परिषद में मिल रही है बच्चों को खिलाने के लिए, उसका स्टैंडर्ड अब बहुत रेज हो गया है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से सब कुछ अप्रूव्ड चीज़ें हैं जो अब वहाँ पे यूज़ हो रही हैं स्टेडियम में। बहुत सी चीज़ें आपने बताई। आम इंसान अगर जिसको नॉलेज नहीं है, जो इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसे पता नहीं है कि टेबल टेनिस में टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह का टेबल होता है, या अगर बॉल की बात की जाए तो किस तरह की बॉल होती है। तो थोड़ा सा इसके जो उपकरण हैं उनके बारे में अगर आप बताएं। जो हमारे टेबल टेनिस की इक्विपमेंट्स है अब तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है गेम। जो रैकेट्स हैं, जो रबर्स हैं, जो कि अच्छा प्लेयर है जो प्रोफेशनली इसको खेल रहा है तो रैकेट्स हैं, मैं बात करूंगा नॉर्मल से नॉर्मल प्लाइज की, वो असेंबल करना पड़ता है। मेरे रबर्स अलग आती हैं, प्लाइज अलग आती हैं। तो प्लाइज 10,000 रुपये से शुरू होकर या 5,000 रुपये से शुरू होकर 25 से 30,000 तक की प्लाई है। और रबर्स है हमारी, जो रबर्स लगती हैं बैक हैंड फोर हैंड पे, तो वो 3,000 रुपये से लेकर 15-20,000 रुपये तक की वो भी है रबर्स। बाकी टेबल्स की बात करूंगा तो टेबल जो हमारे टेबल टेनिस जो फेडरेशन है हिंदुस्तान की, उससे अप्रूव्ड है टेबल सारे। स्टैग एक कंपनी है
बहुत ही रिनाउंड कंपनी है टेबल टेनिस की, तो उसी के टेबल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में। बाकी हमारी फ्लोरिंग का है जी, फ्लोरिंग हमारे को जो होती है कि जैसे अगर सीमेंट है या वो है उस पर हम टेबल टेनिस नहीं खेल सकते जी। तो एंटी स्किट फ्लोरिंग्स आती है, वो भी काफ़ी ब्रांड्स है, स्टैग भी बना रहा है। और बाकी जो लाइट्स की बात करूँगा तो लाइट्स का है 1000 लक्स तक की लाइट होती है जो इंटरनेशनल आपको अरीनाज में चाहिए, तो 1000 लक्स की लाइट्स है जो वो यूज़ हो रही हैं जी। तो यही जो मेजर चीज़ें हैं जो टेबल टेनिस खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए आपको चाहिए जी। खिलाड़ी किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है टेबल टेनिस की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये बताइए जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वो वहाँ का इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाएगा, उन्हें सिर्फ चार्जेस देने होंगे या फिर अपने जो उपकरण हैं जो खेल का सामान है वो खुद लाएगा? जो रैकेट्स हैं और आपकी बॉल्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है एक प्लेयर की, वो तो प्लेयर को खुद ही लेना पड़ेगा। जो किट्स हो गई, शूज़ है, ट्रैक सूट है, शॉर्ट्स है, जो भी आपके रैकेट्स है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा वो एक अरीना प्रोवाइड कराएगा, टेबल्स प्रोवाइड कराएगा जिस पे आप खेल सकें जी, वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है जी। हिमाचल देखा जाए तो काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, कई जगहों पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। कई जगह पे हम देखते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, कई जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में लोगों का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हिमाचल में? मैं बताना चाहूँगा जी, टेबल टेनिस ही एक ऐसी गेम है जो आप हिमाचल प्रदेश या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ होती है, जो आप 12 महीने खेल सकते हो जी। क्योंकि ज़्यादा आपको जगह की ज़रूरत भी नहीं है, एक टेबल की ज़रूरत है और एक बैट और बॉल की ज़रूरत है। तो ये आप ऐसी गेम है जो आप 12 महीने रेगुलर खेल सकते हो जी। तो यहाँ पे हमारे अब तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं। मैं बताना चाहूँगा सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल है जी। वो बहुत ही ज़बरदस्त अरीना दे रहा है खेलने के लिए, जिसमें कि आपके लगभग 10 से 12 टेबल है। फिर आपका रेनबो इंटरनेशनल स्कूल है कांगड़ा में जी। उनका बहुत अच्छा हॉल है और वो तो अब खेलो इंडिया के अंडर आ गया है। खेलो इंडिया स्कीम है हमारी जो सरकार ने चलाई है, उसके अंडर आ चुका है कांगड़ा का ये स्टेडियम। एक हमारा सुंदरनगर में है, सुंदरनगर में एक स्कूल है, वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो ऐसा कोई मतलब, और ऐसा है कि इतने सपोर्टिव हैं सारे प्रिंसिपल्स। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी प्लेयर हो हिमाचल प्रदेश का तो 1% भी मनाही नहीं है। जब भी 12 महीने में उसे खेलने का दिल हो या ट्रेनिंग का कोई भी पर्पस हो तो वो खेलने के लिए वहाँ पे हमेशा ओपन है प्लेयर्स के लिए। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे आते हैं आपके पास टेबल टेनिस सीखने के लिए, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई शुरू में ही सीखना चाहता है शुरुआती दौर में, कोई थोड़े समय बाद आता है। तो जो बच्चे शुरुआती दौर में आ जाते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चों को सिखाना ज़्यादा ईजी रहता है और कितना बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए अगर वो स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं टेबल टेनिस सीखने के लिए? टेबल टेनिस का ऐसा है कि टेबल टेनिस एक स्किलफुल गेम है। अगर आपकी स्ट्रोक्स, आपके एक्शन शुरू में ही बचपन में ही सेटल हो जाए और अच्छे हो जाएं तो आप आगे अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। पर अगर आप थोड़े बड़े हो जाएं या 15 साल से ऊपर हो तो 15 साल से ऊपर एक्शन चेंज कराना या स्ट्रोक चेंज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कोच के लिए। तो मैं तो ज़्यादा ट्राई करता हूं कि 12 साल से नीचे के बच्चों को एडमिशन्स मिले। और मैंने ये अपने स्टेडियम में तो जहाँ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरी तो पॉलिसी है कि मैं 12 साल से नीचे के बच्चे ही मतलब उनको ही एडमिशन देता हूँ। अगर 12 साल से ऊपर है कोई ऐसा है तो उसको उसी प्लेयर को एडमिशन दी जाती है जो पहले खेला है स्टेट या नेशनल लेवल पे, जो खेल चुका है। जी जी जी। आपने कौन सी उम्र में सीखना शुरू किया? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 7 से 8 साल के बीच में मैंने खेलना स्टार्ट किया था जी जी। दयानंद पब्लिक स्कूल से हम खेलते थे। उसके बाद मैंने अपना पहला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कालीबाड़ी हॉल में खेला था। उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते फिर काफ़ी एंड तक खेला मैं भी, काफ़ी लेवल तक खेला, नेशनल चैंपियनशिप्स खेला। तो 10 से 12 मैं स्टेट, 10 से 12 सीनियर नेशनल्स खेल चुका हूँ जिसमें मैंने स्टेट रिप्रेजेंट की है सीनियर नेशनल में जी जी। और 5 साल लगातार मैं अंडर 21 स्टेट चैंपियन भी रहा हूँ हिमाचल प्रदेश और मेंस चैंपियन भी रहा हूँ स्टेट हिमाचल प्रदेश का जी। स्ट्रोक्स की आपने बात की कि बच्चा अगर शुरुआती दौर में आपके पास आ जाता है तो उनको मोल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स हैं कौन कौन से हैं, पॉपुलर स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं और कौन से स्ट्रोक्स जो हैं उससे ज़्यादा स्कोर्स बनाया जा सकता है? इसमें ऐसा है जी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो तो ज़्यादा टेबल के दूर से खेलना पसंद करते हैं जिसमें आप इंक्लूड करते हैं टॉप स्पिन, लॉबिंग।
जो कि ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ या यूरोपियन प्लेयर्स ही फॉलो करते हैं उसको। जो हमारे एशियन प्लेयर्स है, एशियन प्लेयर्स हमेशा टेबल के आगे से खेलना पसंद करते हैं। उसमें भी हम इंक्लूड करेंगे टॉप स्पिन। टॉप स्पिन बहुत ही मेजर स्ट्रोक है जो जिसको हम थर्ड बॉल अटैक भी बोलते हैं, कि अगर आपने सर्विस की तो आपको उसका रिसीव आ रहा है, उसके बाद आप टॉप स्पिन मारते हैं जी। और जो भी आपके यूरोपियन प्लेयर्स है वो टॉप स्पिन पीछे से खेलना पसंद करते हैं। जो हमारे मेजरली यूज्ड स्ट्रोक्स है, एक अब टेबल टेनिस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो है सर्विस और रिसीव पर। जो आपकी सर्विसेज हैं, अगर आपकी सर्विसेज और आपका रिसीव अच्छा है तो आपको बहुत ईजी हो जाता है टेबल टेनिस की गेम जीतना। जी। अगर रूल्स की बात की जाए, विदाउट रूल्स जो है, अगर हमें रूल्स का पता नहीं है तो बहुत से हमारे पॉइंट्स कट सकते हैं। टेबल टेनिस में कौन कौन से रूल्स होते हैं? जो हमारे मेजर रूल है जी, 11 पॉइंट्स की एक गेम होती है, बेस्ट ऑफ 7 गेम होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, या अगर आप स्टेट चैंपियनशिप में खेल रहे हैं फाइनल सेमीफाइनल्स तो मेजरली उसी में वो बेस्ट ऑफ 7 गेम्स कराई जाती है। उसमें बेस्ट ऑफ 7 में आपको जो प्लेयर 4 गेम्स पहले जीतता है वो विजेता कहलाता है। 11 पॉइंट की गेम होती है जिसमें 2-2 सर्विसेज ईच, जो दोनों प्लेयर है 2-2 सर्विसेज ईच करते हैं। और अगर 10 ऑल पे आ जाता है तो उससे ड्यूस एडवांटेज बोला जाता है, जिसमें कि सर्विसेज एक एक हो जाती हैं जी। और आपका जो भी है ये डबल्स भी होता है इसमें और सिंगल्स भी होता है। डबल्स में होता है, उसमें डबल्स में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, उसमें सर्विसेज 4x2 करनी पड़ती है और उसमें भी 11 पॉइंट्स की गेम ही होती है। ट्रेनिंग आपने बहुत से बच्चों को दे दी होगी, और अगर आप अपने साथियों की बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बॉयज़ भी आती हैं, गर्ल्स भी आते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल किसको सिखाना होता है या ज़्यादा इजीली कौन हैंडल कर लेता है इस गेम को? इसमें एज ग्रुप का ही है। अगर आप 12 साल मतलब 10 साल 8-9 साल के बच्चे को सिखाएंगे, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर छोटे बच्चे को बेसिक से आप सिखाना स्टार्ट करेंगे तो वो जल्दी चीज़ को पकड़ते हैं। जितना आप बड़ा होते जाएंगे, जितना बड़े होते जाएंगे, उतना मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर को समझाना या उसे उसकी स्ट्रोक चेंज कराना। इसके लिए हम मेजरली एक आयरन बैट यूज़ करते हैं। आयरन बैट मतलब कि एक 7 या 8 kgs का बैट होता है, उससे हम शेडो प्रैक्टिस कराते हैं किसी भी छोटे प्लेयर को, कि उसका हाथ उसी लेवल पे सेट हो जाता है और स्ट्रोक्स उसकी वैसी ही सेट हो जाती है। फिर उसका ऐसा है कि वो पूरी ज़िंदगी फिर वही स्ट्रोक का वही एक्शन रहेगा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आगे के लिए, प्लेयर के लिए, कि आगे खेलने के लिए। जी, कई बार बच्चा ऐसा होता है टैलेंटेड है लेकिन उसके पास फीस नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो मंथली जो चार्जेस हैं इंस्टीट्यूट के वो दे पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी स्टेट एसोसिएशन कुछ कर रही है? इसमें हमारी स्टेट एसोसिएशन ने भी स्कीम चलाई है, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के प्लेयर्स हैं तो उन्हें इक्विपमेंट्स और जो भी इक्विपमेंट्स है वो फ्री दी जाती है, और कैंप के एंट्री फीस भी फ्री दी जाती है। और इंदिरा गांधी खेल परिषद में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं जो अभी अनुराग वर्मा जी, वो काफ़ी भी हेल्पफुल और जेन्युइन से आदमी हैं और खुद भी बॉक्सिंग के बहुत अच्छे प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रह चुके हैं। तो उनकी तरफ से भी बहुत हेल्प मिल जाती है कि अगर हम पर्सनली उनसे बोलें कि ऐसे करके ये प्लेयर है और हमें इसमें टैलेंट दिख रहा है, किसी भी कोच का, टेबल टेनिस छोड़ के किसी भी गेम का, तो उसे फ्री में एडमिशन दी जाती है इंदिरा गांधी खेल परिषद में भी। कोई ऐसा बच्चा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आ पा रहा है, बहुत से रीजंस रहते हैं, अगर वो अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहता है तो किन बातों का ख्याल रखे ताकि वो आगे बढ़ सके इस खेल में? अपने लेवल पे पर्टिकुलरली तो अगर बच्चा कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो उसे टैपिंग से ही स्टार्ट कराते हैं, तो वो घर पर टैपिंग कर सकता है या घर पर वॉल प्रैक्टिस कर सकता है, और जब भी उसे टाइम मिले तो कभी भी वो जो भी इंस्टीट्यूट उसके नज़दीक है वहाँ जाके कोचिंग ले। बाकी जो कोच है उसे स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेज और सब कुछ लेवल बता दे कि आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं, वॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, सर्विस प्रैक्टिस कर सकते हैं, शेडोज कर सकते हैं, जो आपकी मूवमेंट की एक्सरसाइजेज है वो कर सकते हैं। जी, शुरुआती दौर में जब हम किसी भी खेल को खेलना शुरू करते हैं तो परफेक्ट कोई नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी सिली सी मिस्टेक्स हर कोई कर देता है। इस खेल में ज़्यादातर मिस्टेक्स बच्चे किस तरह की करते हैं? मिस्टेक्स इसमें कंसंट्रेशन लेवल का सारा खेल है। अगर बच्चा जो बचपन से जिसका कंसंट्रेशन लेवल सेटअप हो जाए टेबल टेनिस के लिए, तो स्ट्रोक्स का ही होता है, मूवमेंट का है। अगर कोई बच्चे का वेट हैवी है या कोई बहुत ही लाइट वेट है या उसके आर्म्स में पावर नहीं है, तो उसे ही डेवलप करने की हम स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं जूनियर प्लेयर्स की, तो कि उसका वेट कम हो जाए और वो मूवमेंट अच्छी हो उसकी, या स्ट्रोक्स जो धीरे धीरे उसकी स्ट्रोक्स हम डेवलप करा सकें। तो जो मिस्टेक्स है वो तो सर्विसेज में मिस्टेक्स होती हैं, बाकी हमारी मूवमेंट्स में होता है, रॉन्ग फुट होता है, वो मेजर मिस्टेक्स है।
उसी पे हम काम करते हैं, मतलब बच्चे की स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे हम इसी पे काम करते हैं कि बच्चे का ये एक बार सेट हो जाए तो फिर आगे उसे जो अच्छे लेवल पे खेले तो उसे ये मुश्किलें नहीं हो। जी, आपने वेट की बात की, तो अगर खिलाड़ी स्वस्थ है तो ऑब्वियसली बात है वो उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देगा। तो ये जो फूड है ये कितना अहम रोल अदा करता है अगर आप किसी भी खेल में हैं या ख़ास तौर से टेबल टेनिस में आप हैं, तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए? वही मैं बताना चाह रहा था पहले कि बचपन में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम ये भी खा ले, ये भी कर ले, तो उसमें हम ज़्यादा बच्चों का ना करते हुए हम पेरेंट्स से ज़्यादा इसमें बात करते हैं जी, कि पेरेंट्स को हम बताएं कि ऐसे करके कि अगर बच्चा खेलना जा रहा है या उसको आप प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट में डाल रहे हैं, एक तो होता है रिक्रिएशन के लिए, तो रिक्रिएशन में तो आप ऐसा होता है कि बच्चे ने 1 महीने के लिए खेलना है, फिर वापस अपनी स्टडी स्टार्ट करेगा, वापस अपना स्कूल स्टार्ट करेगा। जिसने प्रोफेशनली जाना है तो हम उनके पेरेंट्स से स्पेशली बात करते हैं कि इनकी डाइट का थोड़ा सा खास ध्यान रखा जाए कि बच्चा जंक की ओर या इस ऐसी चीज़ों की ओर ना जाए कि उसका वेट, क्योंकि अगर बचपन में कंट्रोल कर ली जाए चीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है या बेटर रहता है। फिर वो आगे अगर एक बार बच्चा ओवरवेट हो जाए और 12-15 साल से आगे निकल जाए तो उसका वेट कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वेट अगर आपका ज़्यादा है तो लाइफ की कोई भी चीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स छोड़ दो आप, कुछ भी हो, तो उसमें आपको आगे दिक्कत होएगी। आगे जो भी डिजीज़ हैं, जो भी है, वेट्स की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। जी, प्रैक्टिस कितने घंटे की बच्चे को करनी चाहिए अगर वो इसी फील्ड में आना चाहता है? मैम इसमें ऐसा है कि एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी प्रैक्टिस होती है, तो मैं तो अपने उसमें तो मैं क्वालिटी पे विश्वास करता हूँ कि बच्चा अगर 3 घंटे भी खेले तो पूरी क्वालिटी जो भी स्ट्रोक्स है या क्वालिटी है उसी पे खेले। और जो भी हमारी स्ट्रोक्स है, जो भी हमारी स्टार्टिंग है वार्म अप से है, उसके बाद जो भी आपकी स्ट्रोक्स प्रैक्टिस है, स्ट्रोक्स के बाद जो भी आपका गेम का सेशन है, पूरा प्रॉपर अपना खेले और ज़्यादा ध्यान क्वालिटी पे दे क्वांटिटी से ज़्यादा, कि अगर आप 8 घंटे खेल रहे हो तो 8 घंटे में से 4 घंटे आप खेल रहे हो, 4 घंटे आप बातें कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो हॉल में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो अपने ओर से यही सजेस्ट करता हूँ अपने प्लेयर्स को, तो जितना टाइम भी खेलो तो उतना क्वालिटी खेलो, क्योंकि आजकल पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर है, तो बच्चे काफ़ी कम टाइम दे पाते हैं। 2 घंटे यहाँ पे जो बिगनर्स का टाइम है वो 2:45 से 5 बजे तक का बिगनर्स का टाइम है। 5 बजे के बाद हम नेशनल प्लेयर्स को एंटरटेन करते हैं। 5 से 7, 7:30 तक नेशनल प्लेयर्स का टाइम है। 7:30 के बाद जिन्होंने रिक्रिएशन के लिए खेलना है, जैसे कॉर्पोरेट्स हो गए, बैंक्स वाले हो गए, तो 7:30 से 8:15 तक को हमने उन्हें टाइम दिया हुआ है जी। तो मैं अपने उस पर तो मैं क्वालिटी पे ज़्यादा टाइम देता हूँ कि क्वालिटी स्ट्रोक्स हो और क्वालिटी गेम पे प्रैक्टिस करे बच्चा, कि वे ज़्यादा जल्दी इंप्रूव और डेवलप हो सके, ना कि क्वांटिटी से कि वो 8 घंटा खेले और उसके बाद भी उतनी ही इम्प्रूवमेंट हो जितनी 4 घंटे में भी हो सकती है। हम अपना डेली का वर्कआउट देखें तो हम उतने ज़्यादा वर्कआउट करते ही नहीं, अगर देखा जाए ना के बराबर है, क्योंकि सब घर में रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स में इतना इंटरेस्ट अब नहीं ले पा रहे हैं और लाइफस्टाइल भी हमारा कुछ ऐसा ही हो गया है। और जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी गेम को खेलने की बात हो तो जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या कहते हैं, खिलाड़ियों को क्या कहते हैं कि कैसे थोड़ा आराम मिल सकता है इसमें? मैं वही बता रहा था कि हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारी जो भी स्ट्रोक्स प्रैक्टिस होती है, जो भी हमारा गेम सेशन होता है, उसके जाने से अपने सेशन खत्म होने से पहले 15 मिनट बच्चों का स्ट्रेचिंग सेशन रहता है जी। स्ट्रेचिंग में जो भी आपके मसल्स यूज हुई हैं स्ट्रोक्स में, वो सारी टॉप मतलब आपका हेड टू टो सारी स्ट्रेचिंग की जाती है। उसके बाद जो भी आपकी जिस आपकी मसल्स है जो भी स्ट्रेच हो जाती है, तो उसमें फिर पेन का कोई वो नहीं रहता है जी। हिमाचल के जितने भी खिलाड़ी हैं जो इस टेबल टेनिस के खेल में आना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप कि किन बातों का ख्याल रखें और कैसे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं खेल में? मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेबल टेनिस की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जो आप पूरा टाइम जब भी 12 महीने खेल सकते हो, और इसमें आपको आगे सिक्योरिटी बहुत है अब लाइफ की। आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अगर आप अच्छे स्तर पर खेलते हो या अच्छे स्तर पर खेल रहे हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत इजीली आप जॉब सिक्योर कर सकते हो, वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो जी। और आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। अगर आप MP.Ed और NIS कर लेते हैं जैसे मैंने किया, तो MP.Ed और NIS कर लेते हैं तो आपको टीचिंग लाइन में बहुत इजीली आप जा सकते हो। और आप अगर NIS कर लेते हो तो आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं, जिसके बाद आप प्लेयर्स निकाल के देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं जी। अगर मैसेज देना चाहें आप खिलाड़ियों के पेरेंट्स को कि कैसे अपने बच्चों को आप इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या देना चाहेंगे?
मैं पेरेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें कि अभी बच्चों की जैसे स्कूल की छुट्टियां हैं तो उन्हें 1 महीना खिलाएं, उसके बाद छुड़वा के वापस आप उसी स्टेगनेट कर दें कि वो फिर से पढ़ाई ही करें सिर्फ या खेलें ना। अगर आप उसे खेलने में डाल रहे हैं किसी भी गेम में, ये छोड़कर कि इंदिरा गांधी खेल परिषद की बात करूँ, किसी भी जगह कहीं पे भी डाल रहे हैं, तो अगर उसका इंटरेस्ट बन जाता है और वो अगर अच्छा खेल रहा है तो उसे प्रोफेशनली खेलने दें ताकि वे आगे अपने देश व प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सके। मिस्टर अभय लखनपाल, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने टेबल टेनिस के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे अनुमति, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।